सहायता तो हमें भी चाहिए उनकी, पर हम क्या करें? हम जनसाधारण में सम्मिलित नहीं हो सकते। समाज का वर्गीकरण समाज को व्यवस्थित रखने में सहायक होता है और इस व्यवस्था का सदैव सम्मान होना चाहिए। क्या राजकुमार अशोक से बात करें? ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए राजकुमार के पास जाने की क्या आवश्यकता है? हम संभाल लेंगे। वैसे भी उनकी समस्याएं कुछ कम नहीं है। वो अंत नहीं जिसमें भला ना हो, और जब तक भला ना हो वो अंत नहीं होगा। हाँ, और मैं जानता हूं कि ये कहानी अधूरी है गौरव की। ये रेत के कण को भी मोती में परिवर्तित कर देता है। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है। विश्वास रखोगी तो अपने जीवन को, अपने अनुभव को मोती के समान सुंदर बना सकोगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तुम मुझे अशोक के बारे में सूचना लाकर दोगी। अशोक को पराजित होने दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को कलिंग भिजवा दूंगा। मैं यहाँ अपने पिता को मुक्त कराने आई हूँ अमात्य राक्षस, अपनी सत्यनिष्ठा का व्यापार करने नहीं। माना कि वो एक मौर्य है और यदि मुझे उससे लड़ना हो तो मैं उसे सामने से चुनौती दूंगी। कायरों की भांति पीठ पीछे प्रहार नहीं करूंगी। पापा, मैं जानता हूं बहुत दिनों बाद पिता और पुत्री का मिलन हो रहा है ना। बहुत सारी बातें करनी होंगी एक दूसरे के साथ। तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ कुछ क्षण बिताने की अनुमति मिलेगी। अपनी प्राथमिकता का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर भी मिलेगा। इतने वर्षों पश्चात अपने पिता को मिली हो, उनका मुंह मीठा नहीं करवाओगी? इतने दुर्बल हो गए हो तुम जगन्नाथ, जैसे महीनों से शरीर को पोषण ही नहीं मिला है। कौरवगी, तुम अपने हाथों से अपने पिता को लड्डू खिलाओगे और जब तक ये लड्डू खाता रहेगा ये जीवित रहेगा। यदि तुम लड्डू खिलाते खिलाते रुक गई या इसने लड्डू खाने से मना कर दिया तो वहां देखो मेरा सैनिक तो जगन्नाथ पे बांध छोड़ देगा। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए। मैं तुम्हें मुक्ति का अवसर दे रहा हूं, वो तुम्हें स्वीकार नहीं है। अपने हाथों से अपने पिता को लड्डू खिलवाने को कह रहा हूं, वो भी तुम्हें स्वीकार नहीं है। इन दोनों में से एक मार्ग तो अपनाना पड़ेगा। सोच लो। अब पवित्र कर दिया मुझे। दधिच, भुल्ला और आपका लक्ष्य भिन्न नहीं है। आप दोनों एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई एक साथ एकजुट होकर लड़ी जा सकती है।
यदि आप अलग अलग लड़ना चाहते हैं तो आप हमसे पृथक हो सकते हैं। किंतु भानु, शांत हदीज, शांत। अतः क्या? शांत हदीज को नहीं, भानु को कराओ। इसने ऐसी बात कही है कि मैंने ऐसा अनुचित क्या कह दिया? भानु, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा मैंने क्या कह दिया कि मुझे पीछे हटना पड़ेगा। मैंने जो भी कहा है भेदभाव के विचारधारा के विरुद्ध है, क्योंकि भेदभाव हमारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। क्षमा कर दीजिए हदीज, गलती मेरी थी, दोबारा नहीं होगी। ऐसा दोबारा ना हो ये मुझे सुनिश्चित करना होगा। वो जिसके साथ बात करते हम अपवित्र हो जाते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करना उचित नहीं होगा। मुझे राजकुमार अशोक से बात करनी होगी। आपने जो भैरव के साथ किया है ये उसी की प्रतिक्रिया है। धनंजय ने सबका अनाज उठाकर अपने घर रख लिया। अब हम आपकी सहायता करें, कैसे करें? किंतु हमारे पास जो अनाज शेष है उसमें तो केवल 1 या 2 दिन के ही भोजन की व्यवस्था संभव है। हम खाली पेट कैसे लड़ेंगे? बड़े तो फिर भी भूख सह लेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं उनका क्या? कुछ भी हो जाए, मैं अपने साथियों का मनोबल खंडित नहीं होने दूंगा। जब तक हम अनाज की व्यवस्था नहीं कर लेते, हमें अन्न भंडार में देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास कितना अन्न है। उसके आधार पे हम सबके भोजन की मात्रा नियंत्रित करेंगे। हम कम खाएं पर लंबे समय तक खाएं और सबको आहार मिले। आइए मेरे साथ। हम अन्न भंडार का दायित्व बनते आनंद को सौंप सकते हैं। मुझे राजकुमार को यह समझाना चाहिए कि भोजन वितरण में प्राथमिकता उन्हें मिले जो उच्च कुल के हैं। तेल? इतना तेल यहां कैसे गिरा? क्या हुआ? सारा खाना नष्ट हो गया। इसने किया होगा ये किसी बाहरी व्यक्ति का कार्य नहीं है। निसंदेह कोई ऐसा ही है जो है तो हमारे बीच, लेकिन कार्य किसी के लिए कर रहा है। यह असंभव है। हम में से कोई भी ऐसा नीच कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा है जो दूसरे को सशक्त होते देख असुरक्षित होने लगे, वो ऐसा कार्य अवश्य कर सकता है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? स्पष्ट करने क्या दे? स्पष्ट ही तो कहा है धतीज, इसलिए बात समझ आई। कदाचित मन का चोर है जो क्रोध में प्रत्यक्ष हो रहा है। शांत!
बहुत हो गया। यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, उसका समाधान निकालना हमारी प्राथमिकता है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि साम दाम दंड और भेद, ये वो 4 मार्ग हैं जिसका प्रयोग कर व्यक्ति जीतने का प्रयास करता है। कीचक साम और दंड से तो नहीं जीत पाया, और दाम से भी उसको सफलता प्राप्त ना हो, पर यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो वो अवश्य विजय हो जाएगा, अवश्य उसको सफलता प्राप्त होगी। अब अशोक करेंगे क्या हम? यदि कीचक सोचता है कि वो हमसे अन्न छीनकर हमें दुर्बल कर देगा तो वो मूर्ख है, क्योंकि जिस पथ पर मैं अग्रसर हूं उसमें दुर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं। सोचती हूँ वर्ष पूर्व अपने कीचक के शांति प्रस्ताव पर स्वीकार ना किया होता तो आज जीवन कितना भिन्न होता। मौर्य पर विश्वास करने का मूल्य हम सब चुका रहे, तब भी हम सत्यनिष्ठ थे और आज भी बन रहे हैं। क्यों? किसके लिए? किस लिए? मैंने कीचक का यह प्रस्ताव स्वीकार किया था तो मैंने सोचा था मैं परिवर्तन लाऊंगा। मगध और कलिंग के बीच में सदियों से चली आ रही शत्रुता और घृणा को समाप्त करूंगा। कीचक का प्रस्ताव स्वीकार करना मेरी भूल थी, परंतु उस भूल का मुझे पछतावा नहीं है। मुझे गर्व था और गर्व है, क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं थी। अब मुझे मरने का कोई दुख नहीं। यदि मैं अकेला मर जाता तो मुझे बहुत दुख होता। अब मेरी पुत्री गौरवकी मेरे सामने है और मैं जानता हूं कि मेरी अंतिम सांस तक मेरी पुत्री मेरे सामने होगी, और इसे मैं अपने अच्छे कर्मों का फल मानता हूं। अब मैं शांति से मर सकता हूं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। नहीं, कुछ मत करो रे। और अमात्य राक्षस से जाके कह दो वो चुपचाप प्रस्ताव स्वीकार कर। नहीं पुत्री, तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगी जिसे तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार न करे। यह हमें विवश करना चाहते हैं ना, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम विवश हो जाएं। नहीं करोगी कोई भी ऐसा कार्य। नहीं करोगी। क्षमा करना अशोक, आज मुझे अपने पिता के प्राण और शत्रु के पुत्र में से चुनाव करना था, और मैंने अपने पिता के प्राण चुने। ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं पिताजी को वापस लेकर ही आऊंगी, जैसे अशोक ने अपने पिता को वचन दिया था कि वो तक्षशिला पे विजय प्राप्त करेगा। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपने वंश की परंपरा को सत्य निष्ठा से आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए आज मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं तक्षशिला की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करूंगा। यदि उसके लिए उसकी प्राथमिकता उसका लक्ष्य हो सकती है, तो मेरे लिए मेरा लक्ष्य, मेरी प्राथमिकता क्यों नहीं हो सकती? हमें दीवारों को शीघ्र ही सुरक्षित करना होगा ताकि कोई अंदर ना प्रवेश कर सके। और उससे पहले हमें भोजन की व्यवस्था करनी होगी। हमसे जो छीना गया था वो हमें वापस लेना होगा, और आज ही। आज ही? परंतु कैसे?
धनंजय ने अपने घर के बाहर इतने सैनिक लगा दिए हैं कि अंदर तो क्या, उसके पास भी जाना असंभव है। या तो वो विद्रोही भूखे मरेंगे और या फिर अशोक यहां से अनाज वापस ले जाने का प्रयास करेगा। निश्चिंत रहिए धनंजय जी, यदि वो यहां आएगा तो जीवित नहीं जाएगा। मुझे लगता है ये धनंजय की सोची समझी चाल है। वो जानता है अशोक कि तुम अपने लोगों के लिए अपने प्राण संकट में डाल सकते हो। वो यही चाहता है कि तुम वहां पे आओ ताकि वो तुम्हें मार सके। धनंजय के अन्न भंडार से अनाज वापस लाने का विचार असंभव है अशोक। हमारी सेना से अधिक तैयारी होगी नायक के सैनिकों की। नायक ने हमारी सेना के लिए तैयारी अवश्य की होगी, पर हमारी वानर सेना के लिए नहीं। बच्चे कल्पना से भी अधिक साहसी होते हैं। उनमें जितना बल दिखता है उससे कई अधिक होता है। बच्चों की चतुराई अच्छे से अच्छे को मूर्ख बना सकती है, और यही बात अब कीचक को समझ में आएगी। और तुम ये करोगे कैसे? धनंजय को रत्न और आभूषण बहुत प्रिय है ना? हमें नृत्य के लिए तैयार होना है। जी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग का ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये कभी नहीं भूल सकूंगी कि मुझे मगध के राजकुमार की सहायता करने का अवसर मिला। यहाँ से सीधा अन्न भंडार तक पहुंचा जा सकता है, मगर सतर्क रहिएगा, चारों ओर नायक के सैनिक हैं।